नमस्कार, मैं रविश कुमार। विश्वगुरु भारत के सिस्टम और समाज के कैरेक्टर पर बात करने का मौका आया है। फंसाने का सामाजिक और राजनीतिक सिस्टम, बल्कि किसी को झूठे मामले में फंसा देना संस्कृति का रूप ले चुका है। किसी को किस मामले में फंसाया जा सकता है, इसका कोई छोर नहीं। अंतहीन तरीके हैं। फंसाने के इस काम में सरकार भी लगी रहती है और समाज भी लगा रहता है। रोना विल्सन प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रचने के आरोप में जेल में बंद हैं। हाल ही में खबर आई कि रोना विल्सन के कंप्यूटर में किसी ने डाका डाला, घुसपैठ की और साजिश से लगने वाले दस्तावेज की फाइल उनके कंप्यूटर में छोड़ दी और रोना विल्सन 2 साल से सलाखों में बंद हैं। खबर आई और चली गई। कायदे से इस बात पर समाज और सिस्टम में हंगामा मच जाना चाहिए था, मगर किसी ने खास ध्यान नहीं दिया कि किसी को आतंकवाद से लेकर हत्या के आरोप में इतनी आसानी से फंसाया जा सकता है। जिस देश में किसी पर अवैध रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका लगाकर महीनों जेल में बंद किया जा सकता हो, वहां वो लोग वाकई किस्मत वाले हैं जो कभी नहीं फंसाए गए हैं। बल्कि वैसे लोगों के भी कई डर होते हैं, जिसमें एक डर यह तो होता ही है कि कहीं कोई ना फंसा दे, क्योंकि सबको पता है कि फंसाया जा सकता है। फंसाते फंसाते हम कहां तक आ गए हैं, इसकी एक मिसाल आपको देने जा रहा हूं। कथा बेहद दुखद है, लेकिन यही तो विश्वगुरु भारत के सिस्टम की कथा है। उत्तर प्रदेश के मोहनलालगंज के सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष को 3 मार्च की सुबह सुबह गोली मारी गई। शुक्र है वह सलामत है और इलाज के बाद घर आ गया है। कौशल किशोर एक सांसद हैं, फिर भी कहते हैं कि उन्होंने थाने में तहरीर नहीं दी। लेकिन एक सांसद के बेटे को गोली मारी गई हो, जाहिर है पुलिस के होश उड़ गए होंगे। जांच में पता चला कि बेटे ने खुद को ही गोली मारने की साजिश रच डाली ताकि वह 5-6 लोगों को फंसा सके। इतने ब्रिलियंट युवाओं से भरे इस देश को अगर विश्व गुरु का दर्जा ना मिले तो सारी यूनिवर्सिटी को अगले मंडे से ही बंद कर देनी चाहिए। आयुष ने खुद को गोली मारने के लिए भाड़े पर गुंडे नहीं बुलाए, बल्कि अपने ही साले को इस काम में लगा दिया। गोली साले ने चलाई। इस कहानी पर आप रो सकते हैं, हंस सकते हैं और दूसरे की रामायण छोड़कर अपनी रामायण में रम सकते हैं। 5 अन्य लोगों को फंसाने के चक्कर में पत्नी का भाई अपराधी हो गया। उसने गोली चला दी जिज्जा जी पर। अब पता नहीं इस खेल में दीदी को जानकारी थी या नहीं, जांच हो रही है। फंसाते फंसाते हम यहां तक आ गए हैं। उनका ये भी कहना था कि बहनों ने जब इनको कहा था गोली चलाने के लिए हिचकिचाए, मना की, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, तुम घबराओ मत, तुम डरो मत, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा। उन्होंने पहले एक गोली चलाई, दीवार पर चलाई, दूसरी गोली इन पर चलाई, जो बगल से छूते हुए निकल गई। तो अभी सांसद जी के बेटे के साले का ये कहना है कि वो इस घटना में कुछ लोगों को फंसाना चाहते थे, कुछ 2-3 नाम भी लिए हैं। लेकिन हम जब तक सांसद जी के बेटे से पूरी तरह तहकीकात नहीं कर लेते हैं, पूरी तरह पूछताछ नहीं कर लेते हैं, तब तक हम उस घटना के पीछे की वजह के बारे में नहीं बताना चाहिए। अभी तक जो हमें पता चला है कि इन्होंने, सांसद जी के बेटे ने प्रेम विवाह या अंतरजातीय विवाह किया था और उस अंतरजातीय या प्रेम विवाह के बाद ये अपने पिता से अलग रह रहे थे। संभवतः पिता ने इनकी शादी को और अपनी पुत्रवधू को स्वीकार नहीं किया था। लेकिन ये बात इस घटना के पीछे थी या नहीं थी, ये देखना भी बाकी है। यही कारण था कि मुझे फंसाने के समाजशास्त्र पर इतना लंबा कहना पड़ा। आयुष को पुलिस पर भरोसा लगता है कम था, वरना 5 या 50 लोगों को भी पुलिस की मदद से फंसाया जा सकता था। इस काम में पत्नी के भाई यानी साले को फंसाने की जरूरत नहीं थी। अपनी बात के प्रमाण में इन खबरों को दिखा सकता हूं। पिछले साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने 5 लोगों को बरी किया। ये 5 लोग फंसाए जाने के कारण 16 साल जेल में रहे। मैं चाहता हूं कि आप हंसें। नहीं हंस पा रहे हैं तो आपकी समस्या है। अनगिनत मामले गिना सकता हूं जिसमें लोगों को खुद पुलिस ने फंसाया है। जब यह काम पुलिस से हो सकता था तो साले को फंसाने के काम में फंसाने की क्या जरूरत थी। अपराध की कहानियां कई बार सिस्टम और समाज की परतें उधेड़ देती हैं। सांसद कौशल किशोर बता रहे हैं कि बेटे ने लव मैरिज की थी, इसलिए उससे हमने नाता तोड़ लिया था। मुमकिन है अपने बेटे के लव मैरिज करने से डरा समाज सांसद महोदय की इस बात को सही बता दे कि अच्छा किया कि नाता तोड़ दिया। लेकिन सांसद को भी पता होना चाहिए कि उन्होंने ऐसा कर अच्छा नहीं किया। पुलिस के सामने भी बातचीत की, उसने कहा कि जो है
मेरे ऊपर नीचे मैं साले के साथ उतरा था, घर से निकला था और फिर मेरे ऊपर गोली, एक गाड़ी खड़ी थी उसमें से निकल के लोगों ने चलाया। मैंने कहा पहचाना, तो उसने कहा हमने किसी को पहचाना नहीं। प्रेम विवाह से परिवार खुश नहीं था, नाता तोड़ लिया गया था, ये अलग विषय है। लेकिन हम आते हैं फंसाने के समाज शास्त्र पर। अभी बहुत कुछ बताना है। कमाल है कि जीजा जी किसी को फंसाना चाहते हैं तो साले को ही पहले फंसा देते हैं। गोली चलाने का मुकदमा साले पर तो होगा ही। साले साहब भी लगता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले ग्रुप के रिश्तेदार हैं परमानेंट, अपना दिमाग नहीं लगाते। मंगलवार के प्राइम टाइम में हमने इन रेखा चित्रों के जरिए यही कहने का प्रयास किया था कि कैसे लड़कों के आसपास मर्द होने का सामाजिक वातावरण बनता है। इनसे घर का दो काम नहीं होगा, लेकिन मर्द बनने के नाम पर किसी को गोली मार आएंगे, लड़की छेड़ आएंगे और हुलिया ऐसे ऐसे बनाएंगे कि पता ही नहीं चलता है कि लाडला बाहुबली बनना चाहता है कि बहादुर बनना चाहता है। 20 साल बाद आसानी से लोग समझ सकेंगे कि बाहुबली बनने और बहादुर बनने में क्या फर्क होता है। हर समय आक्रोश के तेवर से ही खुद को पेश करने वाले इन लड़कों के भीतर अपराध की कितनी मानसिकताएं घर बनाती हैं, इन्हें भी पता नहीं चलता। तब चलता है जब गौरव शर्मा नाम का कोई लड़का लड़की के पिता को गोली मार देता है। आयुष का साला अपने जीजा जी पर ही गोली चला देता है, जीजा जी के कहने पर। कभी कभी आपको वक्त निकालकर राजनीति में बोली जा रही भाषा पर भी गौर करना चाहिए। जो भाषा बोली जा रही है उसमें एक ऐसी व्यवस्था दिखाई दे रही है जो लगता है कानून की किसी प्रक्रिया से चलती ही नहीं है। इस भाषा से अगर अपराध खत्म होना होता तो यूपी में पहले हो गया होता। पहले के मुख्यमंत्री जरूर कहते थे कि अपराधियों की खैर नहीं, किसी को छोड़ेंगे नहीं। अब तो इसकी जगह पर कुछ और कहा जा रहा है। चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। बस अब मान करके चलिए 2 मई के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बंगाल के अंदर बनेगी तो टीएमसी और कम्युनिस्टों के नाम पर गुंडागर्दी और अराजकता फैलाने वाले गुंडे अपनी जान की भीख मांगते हुए गलियों, अपने गले में तख्ती लेकर के घूमते हुए फिरेंगे। जान की भीख मांगेंगे, गले में तख्ती लेकर घूमेंगे। इस भाषा पर गौर कीजिए, तुरंत लगेगा कि कुछ भी गलत नहीं है, ताली बजाने वाली बात है। कई मुख्यमंत्रियों ने 2-4 अपराधियों के एनकाउंटर से वाहवाही बटोरी है, लेकिन अपराध कम नहीं हुआ। मगर इस तरह की भाषा से समर्थकों की भाषा पर क्या फर्क पड़ता है, उनके व्यवहार में क्या परिवर्तन आता है, इसका भी मूल्यांकन करना चाहिए। अगर ऐसी भाषा से अपराध को कम होना था तो हो गया होता, क्यों नहीं खत्म हुआ? क्यों नहीं गौरव शर्मा के मन में खौफ पैदा हुआ कि लड़की को छेड़ने पर जान की भीख मांगनी पड़ेगी? उल्टा वह लड़की के पिता को ही गोली मार आता है। यूपी के जालौन में पुलिस से रिटायर एक हेड कांस्टेबल श्यामा चरण द्विवेदी ने खुद को गोली मार दी। द्विवेदी का पड़ोस के युवकों से विवाद हो गया। युवकों ने उनके घर जाकर धमकी दे दी तो द्विवेदी थाने गए। आरोप है कि उल्टा पुलिस उनके घर आकर धमकी देने लगी। इससे द्विवेदी आहत हो गए और खुद को गोली मार दी। योगी आदित्यनाथ मालदा के भाषण में जान की भीख और गले में तख्ती के भाषण से भले ताली और वोट बटोर ले, लेकिन यह एक सिस्टम का कितना बड़ा फेलियर है कि पुलिस से रिटायर हो चुका पुलिस से ही सुरक्षा नहीं पाता है। जो शिकायत करता है वही अपने गले में तख्ती लगाकर घूम रहा है, या तो लाश बनकर या खुद को गोली मारकर। यह मामला उरई के मोहल्ला पटेल नगर का है। बुलंदशहर से ही एक और मामले को देखिए। एक मां अपनी 2 बेटियों के साथ खेत में काम कर रही थी। 12 साल की एक बेटी को प्यास लगी तो वह पास के गांव में पानी पीने चली गई। उसके बाद 12 साल की इस लड़की का कुछ पता नहीं चला। पुलिस ने 6 दिनों तक तलाशी की, तब जाकर पता चला कि उसकी लाश उसी जगह पर गाड़ दी गई है जहां पानी पीने गई थी। आरोपी हरेंद्र को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। हमारा समाज हर दिन हैरान करता है। पुलिस यौन हिंसा की आशंका की भी इस मामले में जांच कर रही है। ये हमारे भाई के साथ सब हुआ। 5-6 लोग दमंग लोग आए थे। उन्होंने हमारे भाई को मारने की धमकी दी और उन्होंने हम जो किराएदार उससे मारपीट की, बीच बचाव करने के लिए वो आया था, उसने उसको मारा। उसके पैर में फ्रैक्चर है और हमने पुलिस को
इन्फॉर्म किया, रिपोर्ट की, तो पुलिस ने कोई उस पर एक्शन नहीं किया। और लोगों ने यानी आके धमकी दी, हम तुमको जान से मार, तुम्हारी लड़की को उठा ले जाएंगे, ये करेंगे, दुनिया की धमकी दी है। इसके बाद उन्होंने रात में टेंशन में आके कि इससे तो मरना अच्छा, मैं घर पे आके इस तरह का व्यवहार किया, तो उन्होंने फिर अपने राइफल से गोली मार दी। ये ऐसा पता लगा जैसे यहाँ ढूंढने को आए हम लोग, तो जैसे ढूंढी तो हमारा पैर जो धरती में चला गया। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो जब वो खोद कर देखी तो उसका घोंटू दिखा हमें। फिर पुलिस सब कुछ आ गई। आने के बाद में जो है फिर वो बाद में वो लड़की निकाली गई है। उदाहरण उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन ऐसे उदाहरण आपको कहीं से भी मिल जाएंगे। आप सुविधा अनुसार राज्य और सरकार का नाम बदल सकते हैं, लेकिन जब तक मूल कारणों पर नहीं जाएंगे, सिस्टम को जवाबदेह नहीं बनाएंगे, किसी समस्या का समाधान नहीं मिलने वाला। अपराध की मानसिकता किसी और तरीके से बन रही होती है, घट रही होती है। वह मुख्यमंत्री का भाषण देखकर नहीं बदलती, बल्कि सिस्टम को जवाबदेही से काम करते हुए देखकर थोड़ी सुधरती है। हमारे पास एक ऐसी पुलिस व्यवस्था है जिस पर विश्वास बाद में होता है और शक पहले। झूठे मामलों में फंसाने के इस सामाजिकता के कारण ही कुछ लोगों को लगता है कि अपराध कर बच जाएंगे, किसी और को फंसा देंगे और उनकी जगह कोई और फंस जाएगा। कुछ लोग फंसने का काम करते हैं मगर फिर भी कभी नहीं फंसते हैं। बीच बीच में याद दिलाता रहता हूं, भारत की शीर्ष यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में अपराधी इस तरह घुस जाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, मारपीट करते हैं और चले जाते हैं। 1 साल से अधिक समय हो गया, ये लोग आज तक पकड़े नहीं गए। मुमकिन है अपने घर वालों को YouTube पर इस वीडियो को दिखाते भी होंगे कि साबरमती हॉस्टल में तोड़फोड़ कर आए हैं और पुलिस ने पकड़ा तक नहीं, पकड़े भी नहीं जाएंगे। मुमकिन है कोई पुलिस वाला जानता भी होगा, लेकिन खुद को कोसता होगा कि इन्हें पकड़ नहीं सकता। छोड़ देना भी एक तरह का फंसाना है। फंसाने के लिए रिश्वत देना, फंस जाने पर पैसे देना, कई साल तक जेल में रहना, कई साल तक मुकदमे लड़ना, जमीनें बेच देना, बिकवा देना, यह सब अपने आप में एक काम है। इन सब की लागत आप जोड़ेंगे तो भारत में अलग तरह की जीडीपी बन जाएगी। ललितपुर के विष्णु तिवारी की कथा भी सुनते जाइए, आपको विश्वास हो जाएगा कि फंसाने का फुल प्रूफ सिस्टम अगर कहीं है तो यही है। विष्णु तिवारी को ट्रायल कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दी थी। यूपी के ललितपुर के सिलवान गांव के रहने वाले विष्णु तिवारी साधारण परिवार के थे। उन पर एक महिला के साथ बलात्कार के आरोप लगे। SC/ST एक्ट की धारा लगा दी गई। ट्रायल कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी। गरीब परिवार से होने के कारण तिवारी अच्छा वकील नहीं कर सके। सजा काटने के 5-6 साल बाद हाईकोर्ट में चुनौती देने की सोची तो पिता ने जेल आना बंद कर दिया। पता चला कि पिता नहीं रहे। विष्णु तिवारी के एक भाई थे जिनकी मौत हो गई। पूरा परिवार खत्म हो गया। 14 साल इस तरह जेल में बीते। तब विष्णु तिवारी ने दया याचिका दायर की कि वे बेकसूर है। जेल प्रशासन ने विष्णु की याचिका शासन स्तर पर पहुंचा दी और हाई कोर्ट में मामला पहुंचा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तिवारी को बेकसूर पाते हुए रिहा करने के आदेश दिए हैं। लाइव लॉ ने इस आदेश की रिपोर्टिंग की है। लिखा है कि न्यायमूर्ति डॉक्टर कौशल जयेंद्र ठाकुर और न्यायमूर्ति गौतम चौधरी की खंडपीठ ने कहा है कि पीड़िता की गवाही विश्वसनीय नहीं है। अदालत ने पीड़िता के बयान में कई अंतर्विरोध पाए हैं। मेडिकल रिपोर्ट ने भी आरोपों का समर्थन नहीं किया है। कोर्ट ने कहा है कि FIR से लेकर PW 1, 2 और 3 के बयानों तक पूरे सबूतों को देखने के बाद हमें ऐसा कुछ नहीं मिला कि अपराध इसलिए हुआ था क्योंकि पीड़िता एक निश्चित समुदाय से संबंध रखती थी। फर्जी फंसाया गया था पैसों के चक्कर में। उनको पैसा मिला था, सरकार से भी पैसा मिला था, दूसरी पार्टियों ने, दूसरे लोग बागों ने उनको पैसा दिया था। कुछ लोग जो हमारे विरोधी थे, ज़मीन जागा के मतलब विरोध में रहते थे, उनने फंसाने की कोशिश करी थी हमें। हम अच्छे कारीगर थे, मतलब ठीक ठाक काम मतलब करते थे। साड़ी की भी बनाई हमने बनारस में, तो मतलब ठीक ठाक सब था हमारा, और हमसे फंसाया गया था केवल पैसों के चक्कर में। और जब से हम 20 साल से मतलब यहीं हैं जेल में, हमारे माँ बाप, हमारे भाई सब ख़त्म हो गए और हम पे कुछ नहीं बचा। तो हमारे वकील सब खा गए। रिकवरी भरी थी ज़मीन बेच के, वो भी पूरे पैसा खा गए, वकील भी, रिकवरी का भी। तो 30% भरने पड़ता है, बता रहे लोग बाग के 3% भरने पड़ता है। लेकिन हमारे पिताजी पैसे थे, सीधे साधे से उनने पूरा पैसा भर दिया था। और उस टाइम आज 10 लाख की एकड़ नहीं मिलेगी वो ज़मीन,
जो हमारी 40,000 की एकड़ बिक गई और बर्बाद हो गए, मकान भी गिरा पड़ा है। विष्णु जी ये बताइए कि सब 30 मौतें साल हो गई, आप- हमारी 4 घर में मौतें हो गई, 4 घर में मौतें हो गई। हम तो क्या कर सकें, हम बेकार हो गए, 20 साल में टूट गए। किससे शिकायत शिकवा अपना रोते, कोई सुनने वाला भी नहीं था। 4 दीवारी के अंदर कोई नहीं सुनता। ये तो समझ लो ऐसे तेज से काला पानी जैसी जेल है। इसमें कोई ऐसी वो नहीं है कि कोई आदमी सुनने वाला हो, और कोई अंदर मीडिया नहीं जाती कि किसी से अपना दुखड़ा भी रो सको। और न फ़ोन की, हमारा फ़ोन भी नहीं, जब से फ़ोन की व्यवस्था हुई, जब से फ़ोन भी नहीं करवाया गया, फार्म भी हम पे रखा रहा, वो भी हमारा पास नहीं हुआ। विष्णु तिवारी का जीवन बर्बाद हो गया। अदालत ने इंसाफ कर दिया, लेकिन क्या यह इंसाफ है? कहा जाता है कि न्याय व्यवस्था में भरोसा रखिए, लेकिन उस भरोसे के बदले विष्णु तिवारी को क्या मिला? उनकी याचिका में कमी थी जिसे 16 साल तक ठीक नहीं किया जा सका। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि सबसे दुर्भाग्यपूर्ण इस मुकदमेबाजी का पहलू यह है कि अपील को जेल के माध्यम से दायर किया गया था। यह मामला 16 साल की अवधि के लिए एक डिफेक्टिव मामले के रूप में रहा, और इसलिए हम आमतौर पर डिफेक्टिव अपील संख्या का उल्लेख नहीं करते, लेकिन हमने इसका उल्लेख किया है। जिस तरह एक सांसद का बेटा किसी को फंसाने के लिए अपने ही साले से खुद पर गोली चलवा देता है, उसी तरह कोई विष्णु तिवारी किसी के फंसाने से 20 साल के लिए जेल चला जाता है। उरई में एक हेड कांस्टेबल दबंगों से इतना डर जाता है, अपनी ही पुलिस से असुरक्षित हो जाता है कि खुद को गोली मार लेता है। यह कोई पहली और आखिरी कहानी नहीं है, हर दिन की कहानी है। सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि किसी विष्णु तिवारी को बिना किसी गलती के 20 साल जेल में ना सड़ना पड़े, और किसी चांद, जुनैद, इरशाद को बिना सबूत के 11 महीने जेल में नहीं रहना पड़े, और किसी नौदीप कौर को थाने के भीतर जाति को लेकर कोई गाली ना दे। इसकी राजनीति होनी चाहिए कि किसकी पुलिस ईमानदार और जवाबदेह है, लेकिन इसकी जगह राजनीति में धर्म की बातें होने लगी हैं। धर्म की बातें सत्य और साहस की स्थापना के लिए होती हैं, मगर राजनीति में धर्म का मकसद ये नहीं होता। आप भी जानते हैं कि किस लिए धर्म की बातें राजनीति में होने लगी हैं। नेता भी डर जाते हैं, जैसे ही धर्म का मामला आता है बिना किसी सोच विचार के उसे आस्था का मामला घोषित कर दिया जाता है और सब हां में हां करने लगते हैं। ऐसा करने वाले नेता धर्म की गरिमा कम करते हैं। धर्म का संबंध अगर सत्य और साहस से नहीं है तो वह धर्म नहीं हो सकता। याद रखिएगा, धर्म जब भी राजनीति में आता है राजनीति को खोखला कर देता है, उसका सत्यानाश कर देता है। आप धर्म के डर से राजनीति पर सवाल नहीं करते। इस टिप्पणी पर अलग से विचार कीजिएगा कि धर्म ने राजनीति को आखिर कितना बेहतर बनाया है। सुनील मंडल महाशय, एक्स एमपी दशरथ तिर्के महाशय, ये शुवेंदु अधिकारी हैं। पहले तृणमूल कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में आ गए। बीजेपी शुवेंदु अधिकारी मुकुल रॉय और शोभन चटर्जी का नाम लेकर शारदा और नारदा घोटाले से जोड़ा करती थी और मुद्दा बनाती थी। 2014 से 2021 आ गया, लेकिन इस स्कैम की जांच मंजिल पर नहीं पहुंची, मगर आरोपी बीजेपी में पहुंच गए। शुवेंदु अधिकारी का नाम एक स्टिंग ऑपरेशन में आया था। द प्रिंट की एक रिपोर्ट में लिखा है कि शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ चार्जशीट दायर करने के लिए अप्रैल 2019 में सीबीआई ने लोकसभा स्पीकर से अनुमति मांगी थी। अब शुवेंदु बीजेपी में है। इन्हीं सब प्रसंगों से लगता है कि जांच एजेंसियों और छापों का इस्तेमाल किस लिए हो रहा है। यही नहीं, शुवेंदु अधिकारी के बीजेपी में शामिल होने के वक्त की कई अखबारों की रिपोर्ट पढ़िएगा। बहुत कम में इन बातों की जानकारी मिलेगी कि पुराना आरोप क्या लगाया जाता था इनके ऊपर। जहां है भी वहां एक दो लाइन की। इस तरह घोटाले का सारा प्रसंग ही आज के पाठकों के सामने से गायब कर दिया जाता है, स्मृतियों से मिटा दिया जाता है। हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा ने इन आरोपों को लेकर नितिन गडकरी से एक सवाल किया। हमारे पास जो आता है वो पवित्र हो जाता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति गुणों दोषों के साथ आता है, उसके दोष कम हो जाते हैं और पार्टी की प्रभाव में, हमारी संगठन पद्धति में वो भी हमारे जैसा अच्छा बर्ताव करता है। यही हमारा अनुभव है। जैसे ममता बनर्जी कहती है कि बीजेपी वॉशिंग मशीन है, या धुल के सब साफ हो जाते हैं। अगर वो कहती है तो ये सच है, क्योंकि हमारे पास आकर कहीं से भी लोग आते हैं और बदल जाते हैं और बाद में एकदम अच्छा काम करते हैं। इसका इतिहास साक्षी है। सही होने का यह तरीका विचित्र है। फिर जांच एजेंसियां क्या जांच कर रही थी? सीबीआई क्या कर रही थी? अदालत में ये मामले हैं और अदालत का वक्त बर्बाद क्यों किया जा रहा है?
अगर बीजेपी में जाने से लोग गलत से सही हो जाते हैं तो फिर छापे से लेकर कोर्ट मुकदमा तक की जरूरत क्या है, जेल की भी क्या जरूरत है। ऐसे प्रसंगों के रहते आप फिल्म निर्माता निर्देशक अनुराग कश्यप और अभिनेत्री तापसी पन्नू के यहां पड़े आयकर छापे को कैसे देखेंगे। दोनों ही सरकार की नीतियों को लेकर मुखर रहे हैं और बोलते रहे। आयकर और ईडी विभाग के छापों की हालत यह हो गई है कि किसके यहां छापा पड़ रहा है उसी से पता चल जाता है कि छापा क्यों पड़ रहा है। इसलिए छापे की खबर के साथ यह प्रतिक्रिया भी आने लगी कि अनुराग और तापसी के यहां छापा उन्हें चुप कराने के लिए पड़ा है। ईडी और आयकर विभाग को एक सूची बनाकर देनी चाहिए कि अभी तक ऐसे कितने लोगों के यहां छापे पड़ चुके हैं जो सरकार की नीतियों का विरोध करते रहे हैं और उन छापों का स्टेटस रिपोर्ट क्या है। विकास बहल और मधु मटेरा के घरों दफ्तरों में भी छापे पड़े हैं। सूचना प्रसारण मंत्री ने कहा है कि इनकम टैक्स विभाग को जिसके बारे में जो भी जानकारी मिलती है वह उसके आधार पर उसकी जांच करती है, बाद में मामला कोर्ट में जाता है। जो भी कंगना के विरोध में बोलेगा उसके ऊपर गुना दाखिल हो रहा है, यही है ना, या उसको पनिशमेंट दी जा रही है। आईटी की रेट ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पे डेमोक्रेसी तो बची ही नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट जिस अरेरावी से कामकाज कर रही है वो तो देखो, संविधान रखते हैं या नहीं रखते हैं ये 8-5 साल। तो आपको लग रहा है कि पॉलिटिकली पूरी तरह से रेड हो रही है जो कर की चोरी का मामला बताकर? अब ऐसा है, जो उनके बाजू में बोलेगा वो भगवान, जो नहीं बोलेगा वो देशद्रोही, ये है। हमारा डेमोक्रेसी में राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हम अपनी बात को रख सकते हैं, लेकिन भाजपा के लोग जो हैं लगातार जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है जैसे सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, इसका दुरुपयोग करके अपना राजनीतिक फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। ये पूरा पॉलिटिकल वेंडेटा है और ये तो आप हर सेक्टर में जाइए, मतलब एक तानाशाह बैठा है, उसको अपने खिलाफ जो है, जो जनता की जो आवाज़ है उसको नहीं सुनना है, वो अपने मन मर्जी के हिसाब से सारे इंस्टीट्यूशन को जो है तबाह किए हुए। फंसाने की संस्कृति भारतीय समाज और सिस्टम का अभिन्न अंग बन चुकी है। इन छापों से क्या निकलेगा वो तो बात की बात है, लेकिन इससे गोदी मीडिया को डिबेट का एक वैध टॉपिक मिल जाता है। उसी तरह से अगर आप 2014 के दौर का डिबेट निकाल कर देखेंगे तो शारदा और नारदा मामले में जिन चेहरों को बार बार दिखाकर डिबेट चलाया जाता था वो चेहरे अब बीजेपी में नजर आएंगे। फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ एक याचिका दायर की गई थी कि उन्होंने लाइव बयान दिया है कि अनुच्छेद 370 को बहाल करने के लिए वह चीन की मदद लेंगे, जो स्पष्ट रूप से देशद्रोह है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि अब्दुल्ला कश्मीर को चीन और पाकिस्तान को सौंपने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए संसद से उनकी सदस्यता समाप्त की जानी चाहिए और जेल भेज दिया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा के एक बयान पर भरोसा किया कि अब्दुल्ला जम्मू और कश्मीर के लोगों को गुमराह करने के लिए चीन में शामिल होने के लिए संविधान के अनुच्छेद 370 की बहाली करना चाहते हैं। संसद में बहुमत से पास कानून कई बार सुप्रीम कोर्ट में भी खारिज हो जाते हैं और कई बार संसद भी बहुमत से पास कानूनों को वापस ले लेती है। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस हेमंत गुप्ता की बेंच ने याचिका करने वाले पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया है। 50,000 का जुर्माना इसलिए लगाया गया क्योंकि कोर्ट के सामने याचिकाकर्ता साबित ही नहीं कर पाए कि फारूक ने अनुच्छेद 370 पर चीन और पाकिस्तान से मदद मांगी थी। कोर्ट ने कहा कि सरकार की राय से अलग और असहमति वाली राय रखने वाले विचारों की अभिव्यक्ति को देशद्रोह नहीं कहा जा सकता है। किसान आंदोलन का कवरेज कम हो गया है, इसका मतलब यह नहीं कि किसान आंदोलन बंद हो गया है। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों ने सर्दी और बारिश का सामना करने के बाद अब खुद को तेज गर्मी के लिए तैयार करना शुरू कर दिया है। गाजीपुर बॉर्डर के NH9 पर नदी किनारे की घास फूस से किसान अपने रहने के लिए झोपड़ियां बनाने लगे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर 98 साल के राज सिंह 94 दिनों से धरने पर बैठे हैं। बढ़ती गर्मी और बदलते मौसम के चलते राज सिंह बीमार पड़ गए हैं, लेकिन इतना सब होने पर भी घर जाने को तैयार नहीं हैं। बस खांसी है, आँख आ गई, खांसी है, जुकाम है, बुखार भी हो गया। गर्मी के चलते ही अब NH9 पर बांस और फूस की झोपड़ी बनाने का काम जोरों पर है। उत्तर प्रदेश के बिलासपुर से आई इन महिलाओं के लिए बांस का तंबू तैयार किया गया है। तंबू के अंदर पंखे भी लगाए गए हैं।
बीते 4 दिनों से जसपाल कौर जैसी दर्जनों आंदोलनकारी महिलाएं इसी तंबू में रह रही हैं। गेहूं और गन्ने की खेती के लिए पति और बच्चे गांव में हैं, जबकि जसपाल कौर आंदोलन में शामिल होने आई हैं। जब तक चलेगा नहीं मानेंगे, काले कानून वापस नहीं होंगे जब तक जहाँ ही रहेंगे। अब परेशानी होएगी भी तो झेलनी तो पड़ेगी, थोड़ी बात होएगी भी तो झेलनी पड़ेगी, क्या करें। सरकार नहीं मान रही अब जब सरकार ही नहीं मान रही तो फिर क्या करें। ठंड से बचने के लिए जो प्लास्टिक के तंबू लगाए गए थे, उनको हटाकर अब इस तरह के घास और फूस की झोपड़ी तैयार की जा रही है। ये आप देखिए, सबसे पहले सोलर पैनल यहाँ पर लगा हुआ है, चूंकि बिजली का जो कनेक्शन था वो सरकार ने काट दिया था। और ये NH9 है जो कि दिल्ली से गाजियाबाद, हापुड़ और मेरठ की ओर जाता है। कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि NH9 जिसको रफ्तार के लिए बनाया गया है, एक तेज यहाँ से ट्रैफिक निकलेगा, उस NH9 पर गर्मियों के मद्देनजर आपको झोपड़ी तक बनी हुई नजर आएगी। गाजीपुर बॉर्डर के सभा स्थल पर इस तरह का बड़ा पंडाल भी लगाया गया है। टीवी स्क्रीन भी लगी है, लेकिन राकेश टिकैत अब गाजीपुर बॉर्डर पर कम रहते हैं और देश के अलग अलग हिस्सों में पंचायतें ज्यादा कर रहे हैं। यही वजह है कि यहाँ किसानों की तादाद भी घटी है। तो आज की तारीख में संख्या में 19-20 बात दिन में हो जाती है, क्योंकि काम चल रहा गेहूं का, गन्ना बुवाई का, गन्ना कटाई का। लेकिन अपनी ड्यूटी पर रोटेशन प्रणाली भी हमने बनाई हुई है, आप लोगों को बता के बनाई थी। हमने लोगों को रोटेट करने का काम किया, जिससे लोगों का थोड़ा सा मन भी चेंज होता रहता और घर का काम भी बर्बाद नहीं होता। ट्रैक्टरों का भी लगाया है, ट्रैक्टर आए 5 दिन 8 दिन जितना उसको समय है उतना रहेगा, जब दूसरा ट्रैक्टर आ जाएगा उस जगह पे तब वो रिप्लेस हो जाएगा। दिल्ली के बॉर्डर पर हजारों किसान शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार से बातचीत न होने के चलते अब किसान आंदोलन का भविष्य क्या होगा, इस सवाल का जवाब न तो किसान के पास है, न सरकार सीधे तौर पर कुछ बोल रही है। गाजीपुर बॉर्डर से रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। बाकी ब्रेक के बाद। रसोई गैस यानी LPG की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। बढ़ोतरी उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दिए जाने वाली सब्सिडी वाले सिलेंडर सहित सभी श्रेणियों में हुई है। एक माह में रसोई गैस सिलेंडर के दाम चौथी बार बढ़े हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल जिलों में कई परिवार ऐसे हैं जो फिर से चूल्हे पर लौट आए हैं। गुजरात की सीमा से सटे आदिवासी बहुल झाबुआ के अगल गांव में राजेश और उनकी पत्नी चूल्हे पर लौट आए हैं। उज्ज्वला में मिले चूल्हे और सिलेंडर को हफ्ते 10 दिन में साफ कर लेते हैं, मजदूरी करते हैं। कहते हैं महंगाई में सिलेंडर भरवाना उनके बस की बात नहीं। घर बार चलाए हैं कि क्या करें, कैसे भरवाएं, आगे से डले तो और भी हम भरवा दें। तो अभी चूल्हा किस काम आता है? चूल्हा अभी ऐसा ही टंकी भरवाए तो चूल्हा काम में आएगा। गैस पर खाना बनाते तो वो अच्छा रहता, और चूल्हे पे बनाते तो वो धुआं लगता बहुत। तो फिर क्यों नहीं भरा रहे हैं गैस? तो आगे से पैसे नहीं आए इसलिए भरवाए नहीं। राज्य के दूसरे छोर पर महाराष्ट्र से लगा आदिवासी बहुल बालाघाट। यहाँ भी शारदा मुन्नीबाई जैसी महिलाओं को चूल्हे पर लौटना पड़ा। अभी पैसा नहीं तो नहीं भरा दी। हमारे गैस में ये है कि हमारे पास पैसे ही नहीं है तो काय में गैस भराएंगे। 800 रुपये गैस हो गई जी, बताओ आप। तो उज्ज्वला के कई हितग्राही तो चूल्हे पर लौट आए, लेकिन चाय की दुकान चलाने वाले अनिल जैन या अनीता श्रीवास्तव जैसी गृहिणियों के पास तो विकल्प भी नहीं है। गैस के दाम बढ़ने से बहुत नुकसान हो रहा है। किस तरह से? लागत ज़्यादा आ रही है, कम प्रॉफिट कम हो रहा है। गैस के दाम निरंतर बढ़ते ही जा रहे हैं, जिससे हम लोगों के दैनिक जीवन में बहुत प्रभाव पड़ रहा है। पहले सब्सिडी 5 रुपये थी, 105 रुपये थी, अब 5 रुपये कर दिया। कितनी ज़्यादा परेशानी हो रही है, दिन पे दिन बढ़ाते जा रहे हैं गैस। पहले 450 रुपये था, धीरे धीरे बढ़ा के 800 रुपये। अब खुद ही सोच सकते हैं आप लोग कि कितनी परेशानी होती होगी हम लोगों को घर चलाने में, दैनिक व्यवस्था
पूरी बिगड़ती जा रही है। हालांकि सरकार राजेश या मुन्नी बाई के घर को नहीं देखना चाहती, वो चाहती है योजना के विज्ञापन को भी मीडिया दिखाए। कांग्रेस का कहना है इन बातों से स्पष्ट हो रहा है कि महंगाई बढ़ रही है और सरकार के पास जवाब नहीं है। पहली बार कोई प्रधानमंत्री ऐसे आए जिन्होंने उन बहनों की चिंता की जिनकी आंखें खराब हो जाती थी लकड़ी के चूल्हे से, जिन पे सांस की बीमारी हो जाती। नहीं, अरे बटे हैं, कहाँ से इश्तिहार हो गया सर, उनके पास पैसे नहीं, इतना मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि आप इस तरह की बात, जिनको मिला है आप उनकी बातें नहीं कर रहे। नहीं सर, मिलने की बात लाखों बटे हैं, आप जाकर उनका घर देखिए, वहीं से देखकर नहीं आप क्या मालूम कहाँ देख के आते हो। अब एक दो जगह के आप कहाँ के फुटेज लेके आए, मैं उस पर नहीं बोल सकता। अब कौन से आंकड़े हैं, कहाँ से आपके पास आ गए, आप ही के चैनल के पास ऐसे आंकड़े आते हैं, मुझे आश्चर्य है। सब लोग एक ही बात कह रहे हैं कि 7 साल पहले मोदी जी कहते थे कि वो हमारे देश की GDP 2 डिजिट्स पे लाएंगे, और अब सब लोग ये कह रहे हैं पूरे देश भर में अगर GDP बढ़ी है तो गैस, डीजल, पेट्रोल की GDP बढ़ी है, जिससे कि जो आम उपभोक्ता है उन पर और बड़ा बोझ आ रहा है। हमें आज उम्मीद थी बजट में भी कि मध्य प्रदेश सरकार डीजल, पेट्रोल का वैट कम करेगी, लेकिन ऐसा कोई इसमें प्रावधान नहीं है, जिससे कि स्पष्ट हो रहा है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में भी महंगाई बढ़ती जाएगी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 1600 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस राशि से लाभार्थी गैस कनेक्शन ले सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के बजट में 1 करोड़ और लोगों को LPG गैस कनेक्शन देने की घोषणा की है। पिछले 11 महीनों में LPG सिलेंडर के दाम 40% तक बढ़ गए हैं। अखबारी इश्तिहार में सरकार ये तो बताती है कि कितने करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना से जोड़ा गया, लेकिन ये छिपाती है कि महंगाई की वजह से कितने हितग्राहियों ने वापस चूल्हे की ज़िंदगी में या चूल्हे के अंधेरे में हितग्राही लौट आए हैं। मंत्री जी चाहते हैं मीडिया भी सरकारी इश्तिहार बन जाए, बताए कि मौसम कितना गुलाबी है। अफसोस ये हमारा काम नहीं। बालाघाट से रुपेश और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।